हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आप सबको राम राम मेरे दोस्तों, सभी को राम राम मेरे मित्रों। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई सभी अच्छी चल रही होगी, सभी विद्यार्थियों की, और बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। और मित्रों, आपके पुलिस और पटवार में एक टॉपिक है सामाजिक आर्थिक विकास इंडिया जीके का, जो है उस पार्ट में है, और एक महिला और बाल अपराध। तो इस पार्ट में आज अपन आगे बढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों। और इसी क्रम में अगर मैं आगे की बात करूं तो आज अपन पढ़ेंगे महिलाओं से संबंधित संस्था। महिलाओं से संबंधित संस्था। महिलाओं से संबंधित संस्था। आज अपन बात करेंगे महिलाओं से संबंधित संस्था। इनकी बात करेंगे तो सबसे पहले मित्रों अपन बात करेंगे जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग की। राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर मैं आपके सामने चर्चा करूं तो सबसे पहले यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संवैधानिक गैर संवैधानिक संस्था है मित्रों। ये गैर संवैधानिक संस्था है। पहली बात तो इसका संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। दूसरी बात, सब गैर संवैधानिक है तो इसका गठन कब हुआ? तो 1990 में। 1990 में, यह आपको ध्यान रखना है। गैर संवैधानिक संस्था है, गठन 1990 में। ठीक है। और कौन से किसके तहत? याद रखना है 1990 के एक्ट के तहत। 1990 के एक्ट के तहत याद रखना है आपको। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि इसे लागू कब किया गया, इस एक्ट को लागू कब किया गया, तो लागू के लिए याद रखना है 1 अप्रैल 1992 में। 1 अप्रैल 1992 में। दोनों सवाल अलग अलग हैं। आपसे पूछे राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कौन से एक्ट के तहत हुई है, तो याद रखना 1990 के एक्ट के तहत। और ये कब लागू हुआ है 1990 का एक्ट? 1 अप्रैल 1992 में। तो महिला आयोग कब बन गया था? 1 अप्रैल 1992 में। यह आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसकी सदस्य संख्या बात करूं तो इसमें टोटल सदस्य होते हैं 7। टोटल सदस्य कितने होते हैं? 7। 7 सदस्यों की बात करूं तो एक होता है इसमें अध्यक्ष, और एक होता है इसका सचिव, और 5 होते हैं इसमें अन्य सदस्य। 5 इसमें अन्य सदस्य। 5 इसमें होते हैं अन्य सदस्य, याद रखना है। ठीक है। 5 में याद रखना है, एक इसमें एससी का अनिवार्य है, एक इसमें एसटी का सदस्य अनिवार्य है। ये दोनों सदस्य इसमें क्या है? अनिवार्य है। ये कंपलसरी है। ये कंपलसरी है। एक इसमें एससी का होना चाहिए, एक इसमें एसटी का होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? कार्यकाल, इनका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। ये कितने वर्ष के लिए बनाए जाते हैं? 3 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और केंद्र सरकार इनको पहले भी हटा सकती है। केंद्र सरकार कोई प्रतिबंध, केंद्र सरकार इन्हें कार्यकाल से पहले भी हटा सकती है। कार्यकाल से पहले भी हटा सकती है। पहले भी क्या कर सकती है? हटा सकती है। केंद्र सरकार इसे कार्यकाल से पहले भी क्या कर सकती है? हटा सकती है। ये आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है इसका? तो अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय महिला आयोग के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए 3 वर्ष का। क्या इनको समय से पहले हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है।
क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे। अब कार्य क्या है इनका, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है महिलाओं की रक्षा करना, महिलाओं की रक्षा करना। इसका उद्देश्य है महिलाओं की रक्षा करना, यह आपको ध्यान रखना है। अब कुछ इससे संबंधित कुछ विशेष चीजें हैं, उनकी अपन बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उन फैक्ट को देख लेते हैं, या फैक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में है ना? तो पहली बात तो याद रखना है कि इस आयोग को याद रखना है, इस आयोग को जांच करने का अधिकार है, जांच करने का क्या है? अधिकार है। इसको जांच करने का अधिकार है, सजा देने का नहीं, सजा देने का नहीं, ये सजा देने का काम नहीं करती है, आपको याद रखना है। क्लियर है मित्रों? दूसरी अगर मैं बात करूं तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछ ले, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो निधि पटनायक। कौन थी? निधि पटनायक। याद रखना है, कौन थी? निधि पटनायक, याद रखना है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? रेखा शर्मा। वर्तमान में है रेखा शर्मा, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और पुरुष जो इसका अध्यक्ष बना, पुरुष एकमात्र ऐसा पुरुष जिसने अध्यक्ष पद का ग्रहण किया। समझ में है ना? एकमात्र पुरुष कौन सा था जिसको इस पद पर पहुंचाया? तो मित्रों यह आपको याद रखना है, आलोक। एकमात्र पुरुष है आलोक रावत, जो इसका अध्यक्ष बना हुआ है। पहली बार अध्यक्ष बना था, प्रथम पुरुष है ये, फर्स्ट पुरुष जो इस आयोग का अध्यक्ष बना। समझ में है ना? ये आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग गैर संवैधानिक संस्था है। इसका गठन 1990 के एक्ट के तहत हुआ। इस एक्ट को लागू किया 1 अप्रैल 1992 में। इसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव, 5 अन्य सदस्य होते, जिसमें से एक SC, एक ST अनिवार्य है। कार्यकाल 3 वर्ष। केंद्र सरकार इन कार्यकाल को पहले इनको हटा सकती है। इनका उद्देश्य महिलाओं की रक्षा करना। इस आयोग का काम है, ये जांच कर सकती किसी भी चीज की, लेकिन सजा नहीं दे सकती किसी को। इसके प्रथम अध्यक्ष निधि पटनायक, वर्तमान में रेखा शर्मा, और एकमात्र पुरुष जो इसका अध्यक्ष बना आलोक रावत। क्लियर? अब बात करेंगे राज्य की। राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग। राज्य महिला आयोग की अगर मैं मित्रों बात करूं तो ये भी गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक क्या है? संस्था है। ये भी गैर संवैधानिक संस्था है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो अब इसके लिए केंद्र सरकार ने एक विधेयक बनाया। राज्य सरकार ने। विधेयक किसने बनाया? राज्य सरकार ने। इसकी स्थापना के लिए राज्य सरकार ने एक विधेयक तैयार किया। तो वो विधेयक तैयार किया 23 अप्रैल 1999 में, और इसी के साथ में इसकी स्थापना कब की? स्थापना कर दी इसकी 15 मई 1999। 15 मई 1999 में इसकी क्या कर दी? स्थापना कर दी। इसमें अगर मैं सदस्यों की बात करूं कि इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो इसमें सदस्य याद रखना है 5 होते हैं। इसमें सदस्य कितने होते हैं? 5। 5 में एक होता है अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष। एक अध्यक्ष होता है मित्रों, एक होता है इसमें सचिव, 3 होते हैं इसमें सदस्य। 3 क्या होते हैं?
सदस्य होते हैं। इन तीन में भी मित्रों एक एससी और एक एसटी अनिवार्य हैं, ये कंपलसरी है। इनको लेना क्या है, कंपलसरी है, अनिवार्य है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। दूसरी बात करते हैं अपन, अब इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें अगर आपसे पूछे कि एसटी का इसमें किसको लिया हुआ है, तो एसटी में इसका जो वर्तमान में मेंबर है वो है अरुणा मीणा, अरुणा मीणा। और एससी की अगर पूछ ले कि इसमें एससी किसको लिया हुआ है, तो याद रखना है रीता भार्गव, रीता भार्गव, रीता भार्गव, ये आपको ध्यान रखना है। एक इसमें ओबीसी का सदस्य भी है, एक इसमें कौन है, ओबीसी। तो ओबीसी में किसको लिया हुआ है, इसमें सुषमा कुंभावत को, सुषमा कुंभावत, सुषमा कुंभावत को, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। ये ध्यान रखना है मित्रों, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसकी अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है, सुमन शर्मा, सुमन शर्मा। इसकी अध्यक्ष कौन है, सुमन शर्मा, पूछा जा सकता है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, सुमन शर्मा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और ये भी क्या करता है, जांच कर सकती है, सजा देने का प्रावधान इसको नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका कार्य क्षेत्र कहाँ होगा, राज्य महिला आयोग का कार्य क्षेत्र, तो कार्य क्षेत्र केवल राजस्थान होगा, केवल राजस्थान, राजस्थान से बाहर इसका कार्य क्षेत्र नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके कुछ फैक्ट देखते हैं दोस्तों अपन। फैक्टों में बात करूं तो पहला, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन था, प्रथम अध्यक्ष कांता खतूरिया, कांता खतूरिया, प्रथम अध्यक्ष है कांता खतूरिया, याद रखना है। और राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, जयपुर में। इसका हेड ऑफिस कहाँ बना हुआ है, जयपुर में है। ठीक है ना, जयपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। और अध्यक्ष कौन है इसकी, सुमन शर्मा। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं आगे मेरे दोस्तों। आगे की अगर मैं चर्चा करूं आपके सामने, तो जैसे आपसे पूछ ले भारतीय दंड संहिता क्या है, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता का मतलब होता है आईपीसी, आईपीसी, आईपीसी इसको बोलते हैं इंडियन पेनल कोड। क्या बोलेंगे इसको, इंडियन पेनल कोड, याद रखना है। तो आईपीसी क्या है, इस आईपीसी भारतीय दंड संहिता का निर्माण, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आईपीसी का निर्माण कब हुआ था, 1860 में। और किसने किया, इसका निर्माण किसने किया, तो याद रखना है लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने किया, लॉर्ड कैनिंग ने, याद रखना है इसका निर्माण किसने किया, लॉर्ड कैनिंग ने किया। क्यों किया है मित्रों इसका, कि इसका निर्माण क्यों किया। अब क्यों का जवाब क्या है, कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का, जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपराध, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध करता है, तो उस अपराध की सजा के, उस अपराध की सजा के
प्रावधान जिसमें बनाए गए, जिसमें बनाए गए, बनाए गए, जिसमें बनाए गए, उसी का नाम क्या रखा गया? आईपीसी। उसी का नाम क्या रखा गया? आईपीसी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो जैसे कोई अपराध करता है और उस अपराध को रोकने के लिए या उसमें उस अपराध की सजा के प्रावधान जिसमें बनाए गए वो होती है आईपीसी। याद रखना, आईपीसी भारतीय सेना पर लागू नहीं, ये भारतीय सेना पर लागू नहीं होती है। मित्रों, आपको याद रखना है, आईपीसी भारतीय सेना पर लागू नहीं होती। आपसे पूछा जा सकता है क्या आईपीसी भारतीय सेना पर लागू होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, ये भारतीय सेना पर लागू नहीं होती है। ये आपको ध्यान रखना है। इससे आगे अगर मैं चर्चा करूं आपके सामने, अगली बात करें अपन इसी में, तो महिला अपराध से संबंधित कुछ और एक्ट है, जैसे गर्भावस्था अधिनियम। गर्भावस्था अधिनियम, अधिनियम, गर्भ अवस्था अधिनियम। अगला एक्ट आपका गर्भ अवस्था अधिनियम। गर्भ अवस्था अधिनियम की अगर मैं बात करूं तो इसके कुछ देखते हैं, जैसे मेडिकल टर्मिनेशन, ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। क्लियर है? तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। पहली बात तो यहीं से क्वेश्चन पूछ ले कि साहब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब बना, तो आपको याद रखना है ये बना है 1971 के तहत। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इस एक्ट में क्या किया गया है? इस एक्ट में बताया गया है कि विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में गर्भपात करवाया जा सकता है। गर्भपात करवा सकते हैं, कर सकते हैं। याद रखना, विशेष परिस्थिति में गर्भपात कर सकते हैं। कैसे कैसे गर्भपात कर सकते हैं? विशेष परिस्थिति क्या हो सकती है? जैसे कोई अनमैरिड लड़की है, जैसे अनमैरिड गर्ल, कोई भी अनमैरिड लड़की है और उसके साथ में बलात्कार हुआ, उसके साथ में क्या हुआ? बलात्कार हुआ, तो और बलात्कार से वो गर्भवती हो गई, तो इस कंडीशंस में गर्भपात करवा सकते हैं। जैसे कोई भी अनमैरिड गर्ल्स है, उसके साथ में रेप हुआ और वो प्रेग्नेंट हो गई और वो ना समझ थी, समझ में है ना, तो उस कंडीशंस में भी अपन क्या करवा सकते हैं मित्रों? याद रखना है आपको, गर्भपात करवा सकते हैं। ठीक है? दूसरी बात, अगर कोई महिला विशेष बीमारी की हालत में है, कोई महिला विशेष बीमारी की हालत में है, कोई महिला विशेष बीमारी की हालत में है और वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। जैसे एग्जाम्पल के लिए दे दूं मैं, जैसे कोई कैंसर से पीड़ित है, ठीक है, या कोई और बीमारी है, ठीक है, या फिर और कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिससे वो डिलीवरी करवाने में या बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो, तो ऐसी स्थिति में भी आप क्या करवा सकते हैं? गर्भपात करवा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब कितने दिन की गर्भपात की छूट है यहाँ पे? ये करवा सकते हो आप 24 सप्ताह तक।
24 सप्ताह तक की छूट है। 24 सप्ताह तक की क्या दी हुई है? छूट दी है। ये आपको ध्यान रखना है। ये विशेष में है, विशेष में। सामान्य में आपको 20 सप्ताह है। सामान्य में केवल कितना है? 20 सप्ताह। सामान्य में केवल कितना है? 20 सप्ताह। ये आपको ध्यान रखना है। सामान्य में इसकी छूट कितनी है? 20 सप्ताह की अनुमति मिली हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 24 सप्ताह की नहीं है। विशेष परिस्थिति में, जैसे कोई बीमारी है, कोई बीमार से बहुत पीड़ित है, उस संबंध में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो और नॉर्मल में तो आपको 20 डेज का ही है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का याद रखना, इन पर लागू होता है। ठीक है, क्लियर है। अगले एक्ट की बात करें अपन। अगला एक्ट आपका दहेज निरोधक कानून। दहेज निरोधक कानून। और ये कब का है? 1861 का। 1861 का है, सॉरी 1961 का। 1861 नहीं, 1961 का। 1961 का। इसमें क्या प्रावधान है मेरे मित्रों? इसमें दहेज के लिए, अगर आप जैसे दहेज की अगर बात करें तो इसमें दहेज संबंधी कानून बनता है। दहेज संबंधी कानून है, जैसे आप किसी को दहेज लेने के लिए बाध्य करते हो, दहेज हेतु क्या करते हो? बाध्य करते हो। दहेज हेतु आप किसी का अपमान करते हो। दहेज हेतु आप किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाते हो। दहेज हेतु आप किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाते हो। दहेज हेतु आप किसी को घर से निकाल देते हो। घर से निकाल देते हो। घर से निकाल देते हो। अगर इन कामों के लिए, जैसे आप किसी को जबरदस्ती बाध्य करे हो, साहब मुझे तो दहेज चाहिए, दहेज के लिए आप उसको सबके सामने अपमानित कर दिया या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचा दी, ये आपने उसको क्या कर दिया? घर से बाहर निकाल दिया, तो ये भी आपका गैर कानूनन है। ये भी क्या है? गैर कानून। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या किया गया है? इसमें है सजा। इसमें 5 वर्ष की सजा। किसके तहत? भारतीय निरोधक दहेज निरोधक कानून 1961 के तहत। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जो दहेज निरोधक कानून है, दहेज निरोधक कानून है, इसे संसद ने कब पारित किया? ऐसे पूछ ले। संसद ने पारित किया। संसद ने क्या किया? पारित। तो दहेज निरोधक कानून को संसद ने, मित्रों याद रखना है, 20 मई 1961 को पारित किया। संसद ने कब पारित किया? 20 मई 1961 को। और ये संपूर्ण भारत में लागू कब हुआ? संपूर्ण भारत में लागू। संपूर्ण भारत में लागू। मित्रों याद रखना, संपूर्ण भारत में ये कब लागू हो गया था? 1 जून 1961 को। संपूर्ण भारत में लागू हो गया 1 जून 1961 को। याद रखना है, इसको संसद ने पारित किया 20 मई 1961 को, और ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया 1 जून 1961 को। मित्रों आपको पता है, दहेज हमारे समाज में एक अभिशाप बन चुका है। इसके कारण आए दिन आपको बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। किसी को जला देते हैं, किसी को घर से निकाल देते हैं, समझ में ना, परिवार बिगड़ जाते हैं, बिखी बनी बनाई जो गृहस्थी है वो नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो एक अभिशाप है हमारे समाज में। भारतीय सरकार ने इसको दूर करने के लिए एक संसद में विधेयक रखा, जो 20 मई 1961 को पारित हुआ और संपूर्ण राजस्थान में 1 जून 1961 को लागू कर दिया, जिसका नाम है दहेज निरोधक कानून। अब दहेज अशिक्षा के कारण भी अपन ऐसा कर सकते हैं, समझ में है ना भाई? अशिक्षा के कारण भी ऐसा कर सकते हैं, और
किसी की कर्जा हो, ऋण मुक्ति के कारण भी अपन ऐसा करते हैं कि भाई बच्चे की शादी में पैसा आ जाएगा तो कर्जा उतर जाएगा, इसलिए भी अपन ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दहेज निरोधक कानून 1961, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्लियर? चले आगे। अब याद रखना है, अगले की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे हमारे राजस्थान सरकार द्वारा महिला उत्पीड़न एवं दहेज जैसे विवादों को निपटाने के लिए, नोट, राजस्थान सरकार ने दहेज जैसे मामलों को निपटाने हेतु और महिला उत्पीड़न जैसे कार्यों से निपटने के लिए 2013 में मित्रों क्या किया है, नए न्यायालयों की स्थापना की है। समझ में है ना? और ये न्यायालय कहाँ कहाँ बने हैं, एक तो जयपुर में बना है, एक आपका जोधपुर में बना है मित्रों, एक आपका उदयपुर में बना है, एक आपका अजमेर में बना है, और एक आपका भरतपुर में बना है। तो हमारी राजस्थान सरकार ने महिला उत्पीड़न से संबंधित मामले प्लस दहेज जैसे मामलों को जड़ से खत्म करने के लिए या इनसे निपटने के लिए जो मामले चल रहे हैं 2013 में निम्न न्यायालयों की स्थापना कर दी है। जयपुर में न्यायालय बन गया, जोधपुर में, उदयपुर में, अजमेर में और भरतपुर में। याद रखना है। तो कितने न्यायालय बने हैं? टोटल 5। याद रखना है, पूछ सकता है कि राजस्थान सरकार ने महिला उत्पीड़न को एवं दहेज जैसे जो मामले होते हैं उन विवादों को निपटाने के लिए 2013 में जो अपर जिले न्यायालय बनाए हैं वो कहाँ बनाए हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मित्रों? यदि आप पुलिस पटवार की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी पे प्लस कोर्स जो है उसकी मैं बारे में आपसे बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे 6100 प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला प्लस में 2100 प्रश्नों की इंडिया जेके की श्रृंखला, हिंदी, इंग्लिश सबके कोर्स रनिंग में, सबकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो अगर आप 3-4 महीने जुड़ के तैयारी करते हो हमारे साथ में तो सारी तो टेस्ट सीरीज, ये मान के चलो 3-4 महीने बेहतरीन आपको टेस्ट सीरीज का मौका मिल रहा है। ठीक है, और अच्छा डिटेल कोर्स पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो आप आरपीएससी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, सेलेक्ट योर गोल में आरपीएससी सेलेक्ट करना और यहाँ पे आप 3 महीने का कोर्स लो 3 महीने का कोर्स ले लो। 3 महीने में कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज, कंप्लीट डिटेल कोर्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एंटर रेफरल कोड आपको भरना है, तो आपको एंटर रेफरल कोड में मेरा नाम यूज करना है राजेंद्र 10। एंटर रेफरल कोड में राजेंद्र 10 भर के अप्लाई करना है। तो आपकी फीस लगेगी 3150 रुपये 3 महीनों की। मित्रों 3150 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। 3150 रुपये 3 महीने आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए बहुत ऊँट के मेहूँ जीरा है। यहाँ पे पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज चल रही है। आरपीएससी के सेक्शन में हर सब्जेक्ट की डिटेल कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जुड़ के और आराम से बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। आरएस फाउंडेशन का कोर्स शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, तो आरएस फाउंडेशन की क्लास भी आप ले सकते हैं। अगर आप आरएस फाउंडेशन के लिए जुड़ते हैं तो मित्रों 2 साल के लिए जुड़ना है, क्योंकि आरएस फाउंडेशन जिसमें प्री होगा, मेंस होगा, उसकी 2 साल के लिए जुड़ना है। और यदि आप पुलिस पटवार के लिए जुड़ते हो तो आपको 3 महीने के लिए जुड़ जाओ। 3150 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। और 2100 प्रश्नों की श्रृंखला मैं 15 तारीख से शुरू कर रहा हूँ। तो मित्रों आप अपना एनरोल करवा के अपनी सीट को निश्चित कर लो। ठीक है, और पढ़ाई का आनंद लो। बाकी का पार्ट अपन कल की क्लास में करेंगे। रेफरल कोड में आपको रखना है राजेंद्र 10 यूज करना है मित्रों। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।